हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस के इस वीडियो में। आज का टॉपिक है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। इस टॉपिक के में हम अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी भूमिका देखते हैं। विद्युत आधुनिक समाज की रीढ़ है। ठीक, आप बिना विद्युत के आधुनिक समाज की कल्पना कीजिए कैसा हो सकता है। न कंप्यूटर, न मोबाइल, न टीवी, न लैपटॉप, कुछ भी नहीं चल सकते हैं। बहुत सारे मशीन है जो विद्युत धारा पर कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर कार्य करते हैं, वे सभी कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युत धारा जो है, वो आधुनिक समाज के लिए रीढ़ की हड्डी है। आधुनिक समाज के लिए रीढ़ की हड्डी है। इस चैप्टर में विद्युत धारा के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आवेश के बारे में। क्लास 10th में आवेश का ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आपको एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा आवेश से रिलेटेड भी। उसके बाद आपको पढ़ना है विद्युत धारा, विभव, विभवांतर। ठीक है, मैं बोल ही रहा हूँ, विभव, विभवांतर। ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा के प्रवाह परिपथ, विद्युत धारा का प्रवाह परिपथ में किस दिशा में प्रवाह होता है। ठीक है, उसी के साथ हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ओम का नियम कहाँ काम करता है, कैसे कार्य करता है, क्या होता है ओम का नियम। उसके बाद हम देखेंगे विद्युत धारा के प्रभावों के बारे में कि विद्युत धारा के प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, रासायनिक प्रभाव के बारे में हम अध्ययन करेंगे, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में भी। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन आज की वीडियो में किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप जानते हैं कि विद्युत धारा जो है वो आवेश के बहने से बनता है। ठीक है, आपको हम बताएंगे भी, आगे परिभाषा आएगी। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा आवेश, विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, विद्युत आवेश के अंतर्गत अगर हम देखें तो आप समझिए, आपको मैं मतलब कि डिटेल में बताता हूँ। सभी परमाणु या जो भी पदार्थ है वे सभी क्या है, तो उनका जो सबसे छोटा कण होगा वो परमाणु होगा। ठीक है, और परमाणु जो होता है वह बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। कोई भी परमाणु इन तीन कणों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन्हें हम कहते हैं मौलिक कण। क्या कहते हैं? मौलिक कण। कुछ परमाणु देखते हैं हम, सपोज कीजिए ये एक परमाणु है। अब आप देखेंगे ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक में, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि दोनों के कुछ, इन कणों के कुछ मौलिक गुण हैं। इन कणों के कुछ मौलिक गुण हैं, जैसे इनके पास द्रव्यमान होता है, इनके पास द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान, प्रोटॉन के पास द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के पास भी द्रव्यमान होता है। वर्तमान में हम न्यूट्रॉन को अभी छोड़ करके चलते हैं, हम इन दोनों के बारे में ध्यान से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, दोनों के द्रव्यमान में बहुत अंतर होता है। इतना ज्यादा अंतर होता है कि हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य मान सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम द्रव्यमान होगा, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होगा। अगर दोनों के द्रव्यमान का अंतर देखा जाए तो इसका द्रव्यमान अगर 1 होगा तो इसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 होगा। मतलब कि प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है किसका द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होगा वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1837वां या 1840वां या 1838वां या 2000वां, कहीं पर आपको 1/2000वां भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी सही होते हैं, ये नहीं कि हम बोल दिए 1837 एकदम एक्यूरेट वही है, लगभग में दिया जाता है। तो इस तरह से इन दोनों के द्रव्यमान में काफी अंतर होता है, जिस कारण से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इन दोनों कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है। ठीक है, एक और इनके पास विशेष
मूल गुणों में एक तो इनका मूल गुण है कि इनके पास द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान के कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, एक और मूल गुण है इनके पास जिस गुण के कारण इन दोनों के बीच प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल मौजूद होता है। इन दोनों के बीच विद्युत आकर्षण बल लगता है। ठीक है, एक ऐसा गुण है जिसके कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच एक बल लगता है, वो विद्युतीय बल होता है। कैसा बल होता है, विद्युत आकर्षण बल होता है। ठीक है, और वह विद्युत आकर्षण बल इन दोनों के बीच इसलिए लगता है क्योंकि इन पर आवेश होता है। क्या होता है, आवेश। इनका एक मूल गुण है, इन पर क्या होगा, आवेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी, आवेश की। आवेश की परिभाषा क्या होगी, आपने आवेश की परिभाषा कभी देखी है किताब में, बहुत सारी किताब में लिखी हुई होती है। अब ध्यान देंगे, यहाँ समझिए कि कणों का, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या अर्धकण, कणों का वह गुण, ठीक है, आवेश किसी कण का वह गुण है जिसके कारण वे एक दूसरे पर विद्युत आकर्षण बल लगाते हैं। जिसके कारण वे एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, विद्युत आकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आगे। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश जो है मूल कणों का, जैसे इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, वह मौलिक गुण है या मूल गुण है जिसके कारण इन दोनों के बीच एक विद्युतीय बल लगता है। वह बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। जैसे समान, अगर आवेश समान है, जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन, तो इन दोनों प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा क्योंकि दोनों पर धन आवेश है। कैसा आवेश है, धन आवेश। ठीक है, तो ये जो बल लगता है दोनों के बीच, वो विद्युतीय बल लगता है। ठीक है, और वो किसके कारण लगता है, आवेश के कारण। तो आवेश को आप समझ चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलॉम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। ठीक है, और इस आवेश का मान क्या होता है, ध्यान देंगे कि विद्युत आवेश का मात्रक जो है वो कूलॉम होता है। और इसके मान की बात करें अगर हम, ठीक, तो मान से पहले इकाई आवेश का मान जो है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। अब बात करते हैं कि प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम धन आवेश होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, जबकि इलेक्ट्रॉन पर समान मात्रा में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम ऋणावेश होता है। निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ठीक है, अब आपको बता दें कि इस बात को सबसे पहले किसने बताया था कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन, मतलब आवेश जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो आवेश को धन और ऋण के रूप में सबसे पहले किसने बांटा था या किसने खोज किया कि आवेश धन और ऋण के रूप में होता है? आवेश को पॉजिटिव और निगेटिव बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बांटा था।
ठीक है। सबसे पहले किन्हों ने बताया था कि धन और ऋण के रूप में आवेश होते हैं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और कहीं क्या माइनस में, जबकि यहाँ ये क्या होता है प्लस में धन। चलिए अब हम बात करते हैं घर्षण से विद्युत आवेश। घर्षण से विद्युत आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज बाय फ्रिक्शन। आप ध्यान देंगे कि अगर किसी वस्तु को घसा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, पहले कुछ बातों को समझिए। देखिए, परमाणु में, किसी भी परमाणु में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। अब हम ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और जब आवेश की मात्रा बराबर होगी, जब आवेश की मात्रा बराबर होगी तो वह क्या होगा, अनावेशित होगा या उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। जब किसी पदार्थ में, परमाणु में आवेश की मात्रा बराबर होगी, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर होंगे, मतलब क्या कि उनमें उदासीनता होगी, वो तो न धनात्मक हुए न ऋणात्मक हुए, उदासीन हुए। तो परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। आप इस बात को नोट भी कर सकते हैं कि परमाणु क्या होते हैं, विद्युतः उदासीन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि परमाणु की उदासीनता के बारे में तो हम समझ गए, लेकिन होता क्या है कि जब किसी पदार्थ को आपस में रगड़ा जाएगा, ठीक है, जब किसी पदार्थ को आपस में रगड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। और सपोज कीजिए यहाँ पर हम दो पदार्थ को रगड़ रहे हैं, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन के साथ उदासीन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन के साथ उदासीन है। लेकिन जब हम इसको रगड़े आपस में, हमने जब इसको रगड़ा आपस में, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब घर्षण करने के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। आप सोचेंगे कि सर प्रोटॉन का क्यों नहीं होता, तो प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं, ये स्थानांतरण योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र बाहरी कक्षा में होते हैं, तो उनका ही स्थानांतरण होता है, ठीक है। अब चलिए, तो यहां से अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस की मात्रा बढ़ गई ना, प्रोटॉन कितने हैं 5 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, तो यहाँ पर ऋण की मात्रा घट गई, ऋणावेश की मात्रा घट गई, मतलब धनावेश बढ़ गया। तो ये कण जो है, ये पदार्थ जो है वो धनावेशित हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, त्याग कर दिया। और ये पदार्थ क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, यह धनावेशित हो गया, सॉरी, यह पदार्थ धनावेशित हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो यहाँ पर धन की मात्रा बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ गई, जबकि यहाँ क्या हुआ, निगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ गई, तो ये ऋणावेशित हो गया। ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, निगेटिव हो गया, और ये क्या हो गया, धनावेशित हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से घर्षण के कारण भी आवेश की उत्पत्ति होती है, घर्षण से भी आवेश की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, आगे हम देखते हैं कि घर्षण के कारण पदार्थ आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, किसके कारण, क्यों हो जाते हैं, घर्षण के कारण आवेशित, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है इस कारण से। जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर प्लास्टिक के कलम को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं, उसके बाद कागज के छोटे से टुकड़े पर सटाते हैं, तो वो क्या करता है, कागज के टुकड़े को खींच लेता है, ठीक है। तो दोनों में विपरीत आवेश होगा। अगर ये मतलब ऋणावेशित है तो दूसरा जो पदार्थ होगा वो धनावेशित होगा, तो दोनों में आकर्षण हो गया, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ कि घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिस कारण से वो आवेशित हो जाते हैं। अब बात ये आती है, मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ समझा दिया आपको कि जब या जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करता है वह निगेटिव हो जाता है, ठीक है, मतलब कि ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। और तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। चलिए अब हम समझते हैं कि जैसे हमने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा, ठीक है, घर्षण किया। अब इसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थानांतरित हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गए, स्थानांतरित हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर स्थानांतरित हुए हैं तो क्या ले गए, अपने साथ आवेश ले गए। और कैसा आवेश ले गए, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो जो वो जहां जाएगा अपने साथ कौन सा आवेश ले जाएगा, ऋण आवेश ही ले जाएगा ना। तो ये पदार्थ जो है, अगर हम ए और बी को मतलब आपस में रगड़ते हैं और इसके कारण ए से बी की ओर अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है बी पर, तो इस पर आवेश की कुल मात्रा क्या होगी, आवेश की कुल मात्रा क्या होगी। यही चीज लिखा गया कि यदि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर घर्षण के कारण स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n हो तो उस पर आवेश की मात्रा क्या होगी। तो उस पर आवेश की मात्रा जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन गया, कितना गया, 100 इलेक्ट्रॉन गया, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो E बराबर हम इतना समझ लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, तो हम इसको समझ लेते हैं। अब आगे देखिए कि n मतलब 100 इलेक्ट्रॉन गया और 100 को इससे गुना कर देंगे तो हमारा कुल परिमाण निकल जाएगा, कुल आवेश की मात्रा निकल जाएगी, तो n गुने E, ठीक है। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ पर घर्षण के कारण, किसी पदार्थ पर घर्षण के कारण मतलब जब उसको घसा गया तो घर्षण के कारण 200 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उसका कुल आवेश ज्ञात कर, ठीक है। तो हमको कुल आवेश ज्ञात करना है, तो आवेश बराबर क्या होता है, Q इक्वल टू N, यहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, तो 200, और गुने एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब चलिए इसको अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये 200 है, ठीक है। अगर इधर इससे गुना कर देते हैं दोनों को तो ये हो जाएगा, पहले इन दो संख्याओं को गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3.2 और गुने 10 की पावर माइनस 17, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आवेश की मात्रा हो गई वो 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 17 कूलम आवेश की कुल मात्रा हो गई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक कूलम पर मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा आप समझ रहे हैं, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, हम नोट करते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम के बराबर होंगे। मतलब यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलाए जाएंगे, एक साथ होंगे तो आवेश की मात्रा जो होगी 1 कूलम होगी, ठीक है। तो हमको 1 कूलम दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करना है, ठीक है। तो चलिए n बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई E ना, n बराबर Q बाई E। तो यहाँ Q कितना है, तो 1 कूलम है, 1 कूलम के बराबर निकालना है ना। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19,
अब इसको डिफाइन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दशमलव हटाते तो 10, ठीक है। और इसको अगर ऊपर ले जाते तो 10/16 और गुने 10 की पावर 19। ये नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में। चलिए आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसे 1 0 इसको दे देते हैं, ठीक है। इसे 1 0 अगर आप इसको दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, 100/16 गुने 10 की पावर 18। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप भाग देंगे 16 से तो 6 बार में 625 लगभग, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिल करके कितना आवेश बनाएंगे, 1 कूलम आवेश बनाएंगे। या इसी को कहीं कहीं पर 6 गुने 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स भी लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए इस बात को आप ध्यान रखिए। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं जो कि होगा, इसको मिटा। चलिए अब हम बात करते हैं कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, ठीक है। ध्यान देंगे, आवेश का मात्रा कूलॉम इसलिए दिया जाता है क्योंकि कूलॉम ने आवेश के बारे में नियम दिया था कि आवेश जो होते हैं, जब दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो बल क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में नियम किसने दिया था, कूलॉम ने। कूलॉम के नियम के अनुसार देखें हम तो जो इन दोनों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है, ठीक है, मतलब कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युतीय बल होता है, विद्युत बल होता है F, यहाँ पर विद्युत बल को हम F समझ रहे हैं, ठीक है। तो विद्युतीय बल F जो होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, मतलब किसके समानुपाती होगा, तो आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। और साथ ही वह बल उन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। उन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस प्रकार सूत्र बनता है कि विद्युत बल या F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R², ठीक है। इसे वर्ग व्युत्क्रम का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग व्युत्क्रम का नियम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप कि यहाँ पर K एक कांस्टेंट है जिसका मान होता है 9 गुने 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखेंगे कि कूलॉम के नियम में K का मान क्या होता है या कांस्टेंट का मान क्या होता है, तो 9.10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यही नियम जो है कूलॉम का नियम है। अगला टॉपिक होगा हमारा, चलिए अब बात करते हैं हम विद्युत आवेश का प्रवाह, ठीक है। विद्युत आवेश के पास एक महत्वपूर्ण गुण है और वो यह है कि उसे जल की तरह बहाया जा सकता है, मतलब वह प्रवाहित हो सकता है, ठीक है। विद्युत आवेश जो है वह प्रवाहित हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरह की विद्युत होती है इस हिसाब से, एक वैसा विद्युत जिसका प्रवाह हो सकता है और एक ऐसा विद्युत जो स्थिर रह सकता है। जैसे आप किसी प्लास्टिक के पेन को अगर अपने सूखे बाल मतलब बाल में रगड़ते हैं, ठीक है, और उसे कागज से सटाते हैं तो वहाँ पर जो आवेश होगा, रगड़ने के कारण यह आवेशित हो गया, तो वह आवेश इसी पर स्थित रहता है, ठीक है। वह आवेश जो होगा वो इस पर स्थिर रहेगा, ठीक है। तो उसका अध्ययन हम स्थिर वैद्युतिकी के अंदर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्थिर वैद्युतिकी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। और इस क्लास में, क्लास 10th में ज़्यादा में हम प्रवाह होने वाले धारा के बारे में ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, विद्युत आवेश का प्रवाह। विद्युत आवेश जो होता है वह प्रवाहित हो सकता है और आवेश के प्रवाह को ही आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं,
इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, ये चीज आगे भी परिभाषा आएगी। ठीक है, तो आवेश प्रवाहित हो सकता है, लेकिन आवेश को प्रवाह होने के लिए मतलब हर जगह पर आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है, हर पदार्थ से आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके लिए कुछ विशेष स्थितियां होनी चाहिए। जैसे आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दो तरह के पदार्थ होते हैं। ऐसे तो अर्धचालक भी होता है या सुपर कंडक्टर भी होता है, अति चालक, लेकिन उनका अध्ययन हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे। हम बात करते हैं कि विद्युत आवेश को प्रवाहित होने के लिए विशेष पदार्थों की आवश्यकता हो सकती है जो उस आवेश को बहने दे। जैसे अगर हम दो तरह के छड़ लेते हैं, यहाँ पर एक है, दो छड़ है यहाँ पे, एक है एल्युमिनियम का और एक है कांच का छड़ या फिर प्लास्टिक का छड़। अगर दोनों जगह हम आवेश देते हैं तो ये आवेश को प्रवाहित कर सकता है, जबकि ये आवेश को प्रवाहित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है इसको हम इसी में आगे हम बता रहे हैं। अभी पहले हम इस चीज को देखते हैं कि सुचालक क्या होता है। तो सुचालक लिख करके डैश देंगे कंडक्टर। ठीक है, अगर हम सुचालक की बात करें तो वे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है उसे सुचालक कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। ठीक है, जैसे में धातु, कीचड़ या गंदा जल। ठीक है, अधिकांश मिश्र धातुएं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब क्या होते हैं, या मानव का शरीर या जंतु का शरीर, कच्चे पौधे, तो ये सब विद्युत को प्रवाहित कर सकते हैं, आवेश को बहा सकते हैं। मतलब कि ये क्या होंगे? सुचालक होंगे। अब हम बात करते हैं कुचालक की। या इसी को कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, कुचालक या अचालक। अचालक किसे कहेंगे? तो वे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है, वे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? हम कुचालक कहते हैं। जैसे कागज, ठीक है, प्लास्टिक, ये सब क्या है? कुचालक है। सूखी लकड़ी क्या है? कुचालक है। शुद्ध जल क्या है? कुचालक है, इससे आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है। तो इस तरह से कुचालक और सुचालक को हम समझ चुके हैं। ठीक है, अगला टॉपिक होगा हमारा कि आखिर कोई पदार्थ सुचालक क्यों होता है और कुचालक क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं। अब ध्यान दीजिए कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। जब पदार्थ बनते हैं, जब परमाणुओं से पदार्थ बनते हैं, ठीक है, सपोज करिए ये परमाणु सब है, ये सभी क्या है? परमाणु है। इन परमाणुओं से अगर कोई पदार्थ बन रहा है तो इनके बनने के दौरान, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। और ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं? आवेश को आगे तक बहा करके ले जाते हैं। अगर यहाँ बहुत सभी जगह पर इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन किसी आवेश को यहाँ से यहाँ तक क्या कर सकते हैं? ले जा सकते हैं। तो आपसे अगर यह पूछा जाए कि धातु जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, क्यों? तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, जो आवेश को ले जाते हैं, अतः वहां पर विद्युत धारा जा सकती है, विद्युत धारा की धारा बनती है, अतः वो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अगर अधिक है तो सुचालक है, अगर मात्रा बहुत ही कम है, प्रति आयतन इकाई में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम है तो क्या है? कुचालक, क्योंकि वो आवेश को नहीं ले जा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये आवेश को ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन सभी जगहों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रति इकाई आयतन इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा
अधिक है तो वह क्या कर सकता है, आगे आवेश को ले जा सकता है। तो आवेश का प्रवाह ही तो विद्युत धारा बनता है। बस बात ये भी है कि इन आवेश को बहाने के लिए एक विशेष स्थिति चाहिए, एक बल रहेगा, ठीक है, जो कि विभवांतर के रूप में होगा, विभव के रूप में होगा। तो विभवांतर और विभव हम इसी के अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की गति जो है वो आवेश को ले जाती है और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम विभव विभवांतर को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।